नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो घटना लेकर आई हूँ वह महज एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के किसी बंद दरवाजे के पीछे की एक रुला देने वाली सत्य घटना है। बुढ़ापे में जब अपनों का ही खून सफेद हो जाए तो एक इंसान पर क्या गुजरती है, यह कहानी उसी का जीता जागता प्रमाण है। सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दी हूँ। 2 वक्त की रोटी और ताने कैसे किसी इंसान की आत्मा की हत्या कर देते हैं, यह जानने के लिए इस दर्दनाक दास्तान को बीच में मत छोड़िएगा, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के एक शांत और पौश इलाके में खड़ा वह 2 मंजिला मकान, जिसके मुख्य द्वार पर लगे संगमरमर के पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में आशीर्वाद लिखा था, बाहर से देखने में किसी सपनों के महल जैसा लगता था। लेकिन उस महल के भीतर झांकने पर पता चलता कि वह एक ऐसा खंडहर बन चुका था जिसकी नींव में दबे 2 बूढ़े इंसान अपनी ही सांसों के बोझ तले रोज घुट रहे थे। 65 वर्षीय रामनाथ और उनकी पत्नी सावित्री के लिए यह घर अब वह आशियाना नहीं था जिसे उन्होंने अपनी जवानी के खून पसीने से सींचा था। यह उनके लिए एक ऐसी अदृश्य जेल बन चुका था जिसकी दीवारें उन्हें हर पल उनके अनाथ होने का एहसास कराती थीं। रामनाथ जी एक साधारण सरकारी क्लार्क थे। उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वे शहर के इस महंगे इलाके में जमीन खरीदकर घर बना सकें, लेकिन एक पिता के सपने हमेशा उसकी हैसियत से बड़े होते हैं। सुमित जब पैदा हुआ था तब रामनाथ ने कसम खाई थी कि वे अपने बेटे को वह हर खुशी देंगे जिसके लिए वे खुद तरसे थे। उस घर की एक एक ईंट रामनाथ के उन अनगिनत समझौतों की गवाह थी जो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के साथ किए थे। सावित्री को आज भी याद है कि कैसे रामनाथ अपने दफ्तर तक 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि बस का किराया बचाकर सुमित के लिए हर महीने एक नया खिलौना ला सके। सावित्री ने खुद सालों तक नई साथी का मुंह नहीं देखा था। त्योहारों पर जब पठौस की औरतें नए कपड़ों में सजती थीं, तो सावित्री अपनी पुरानी साड़ी के फटे हुए पल्लू को सुरक्षा पिन से छिपाकर मुस्कुरा दिया करती थी। जब सुमित को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाना था, तो सावित्री ने अपने गले का मंगलसूत्र और हाथों के कंगन तक सुनार की दुकान पर गिरवी रख दिए थे। उस समय उनका यह त्याग उन्हें दर्द नहीं देता था, बल्कि एक अजीब सा सुकून देता था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की सबसे मजबूत लाठी बनेगा। लेकिन समय की आंधी ने उन सारे भ्रमों को उखाड़ फेंका। सुमित की नौकरी लगी, उसकी शादी रचना से हुई, और उस दिन के बाद से आशीर्वाद नाम के उस घर से असली आशीर्वाद हमेशा के लिए विदा हो गया। अब रामनाथ और सावित्री का कमरा उस बढ़े से घर की पहली मंजिल वाले हवादार कमरे से हटाकर सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां से हमेशा सीलन और फिनाइल की अजीब सी गंध आती रहती थी। उस कमरे में न तो ठीक से धूप आती थी और न ही हवा। उनके वजूद को बस उस 8 बाई 8 के कमरे तक समेट दिया गया था। वे अपने ही घर में मेहमानों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। मेहमानों की तो कम से कम आवभगत होती है, उन्हें सम्मान मिलता है, लेकिन रामनाथ और सावित्री तो घर के वे पुराने और बेकार हो चुके फर्नीचर बन गए थे, जिन्हें ड्राइंग रूम से हटाकर कबाज में इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि वे अब घर की सजावट और स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते। घर में उनके लिए अघोषित नियम बन चुके थे। अगर उनके कमरे से जोर से खांसने की आवाज़ भी आ जाती, तो बाहर से बहुरचना की कगती हुई आवाज़ आती, अरे आराम से खांसिए बाबूजी, दिन भर तो खट्टर पट्टर करते हैं, कम से कम सुमित के ऑफिस से आने के बाद तो शांति रहने दिया कीजिए। रामनाथ, जिन्हें कभी अस्थमा की कोई शिकायत नहीं थी, अब अपनी खांसी को तकिए में मुंह दबाकर रोकते थे ताकि उनके बेटे की सुख शांति में कोई खलल न पड़े। अपनी ही खांसी को रोकने के उस प्रयास में कई बार उनका चेहरा लाल पड़ जाता और सावित्री चुपचाप उनके सीने को सहलाते हुए अपने आंसू पोंछ लेती। उस सीलन भरे कमरे में उनकी खामोश चीखें दीवारों से टकराकर वापस उन्हीं के कानों में गूंजती रहती थीं। सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी।
शाम के 8:30 बज रहे थे। रामनाथ के कमजोर और बूसे पेट में चूहे कूद रहे थे। दोपहर को उन्हें सिर्फ 2 रोटियां और सूखी गोभी की सब्जी मिली थी, जो रचना ने कल रात बनाई थी। भूख से रामनाथ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से सावित्री की तरफ देखा, जो बिस्तर के कोने पर बैठी फटे हुए मोजे सिल रही थी। सावित्री अपने पति की आंखों की उस बेबसी को पढ़ना जानती थी। वह जानती थी कि उनके पेट में भूख की आग जल रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि रसोई में जाकर खाना मांगना जलते हुए कोयले पर चलने के बराबर था। रसोई से ताज़े पराठों और जीरे के तड़के की खुशबू आ रही थी। शायद सुमित के लिए गर्म खाना बन रहा था। रामनाथ ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए घुटनों पर हाथ रखकर उठने की कोशिश की। मैं जाकर देखता हूँ, शायद रचना खाना निकाल दे, रामनाथ ने धीमी और लड़खड़ती आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक भिखारी जैसी लाचारी थी। सावित्री ने उन्हें रोकना चाहा। रहने दीजिए, सुमित खा लेगा तब वो खुद ही। लेकिन भूख ने रामनाथ के सब्र का बांध तोड़ दिया था। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर निकले और रसोई की तरफ बढ़ने लगे। उनका दिल थोड़ से धड़क रहा था। हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं रचना कोई कड़वी बात न कह दे। रसोई का दरवाज़ा बस कुछ ही कदम दूर था। वे अभी दरवाजे की चौखट तक पहुंचे ही थे कि अचानक छन्न भराम रसोई के अंदर से किसी बहुत भारी बर्तन के जमीन पर ठोर से गिरने की कानफोनू आवाज़ आई। बर्तन के गिरने की उस आवाज़ के साथ ही रसोई से रचना की एक बहुत ही तेज, खौफनाक और दर्द भरी चीख ने घर के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। रामनाथ के पैर वहीं चौखट पर बर्फ की तरह जम गए। उनके हाथों से लाठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गईं। रसोई की चौखट पर खड़े रामनाथ के पैरों, उनके हाथों से छूटी लाठी की आवाज़ और रसोई से आई उस खौफनाक चीख ने घर के सन्नाटे के टुकसे कर दिए थे। दृश्य कुछ ऐसा था कि गैस स्टोव पर रखी गरम दाल की कचाही रचना के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी थी। खौलती हुई पीली दाल पूरे फर्श पर फैल गई थी और कुछ छींटे रचना के पैरों पर भी पड़े थे। दर्द और घबराहट से ज्यादा रचना के चेहरे पर एक उबलता हुआ क्रोध था। जैसे ही उसने पलटकर दरवाजे पर सहमे हुए रामनाथ को देखा, उसका वह क्रोध ज्वालामुखी की तरह फटफटा। क्या है? क्या चाहिए आपको यहाँ? भूत की तरह बिना आवाज़ किए आकर खड़े हो गए। रचना की आवाज़ इतनी तीखी थी कि रामनाथ की रूह कांप गई। आपकी इस मनहूस शक्ल को देखकर मेरे हाथ से कचाही छूट गई। जल जाते मेरे पैर तो क्या आप अपने उस ससे हुए पेंशन से मेरा इलाज करवाते। दिन भर कमरे में पड़े खांसते रहते हैं और अब यहाँ मेरा नुकसान कराने आ गए। इतने में सुमित अपने बेडरूम से भागता हुआ बाहर आया। क्या हुआ रचना, तुम ठीक तो हो? उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कहाँ से ठीक रहूं सुमित, तुम्हारे इन बाबूजी ने मुझे डरा दिया। पीछे आकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई जान लेने आया हो। सारा काम बढ़ा दिया मेरा। रचना ने जोर से रोने का नाटक करते हुए कहा। सुमित ने फर्श पर बिखरी दाल और अपनी पत्नी को देखा, लेकिन उसकी नज़र उस बूढ़े बाप पर नहीं गई जो ठंड और डर से थर कांप रहा था। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि पिताजी, आपको तो चोट नहीं लगी? आप यहाँ क्या कर रहे थे? रामनाथ चुपचाप अपनी लाठी उठाकर बिना एक शब्द कहे अपनी उसी पुरानी जगह खाने की मेज के सबसे दूर वाले कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। सावित्री भी सहमी हुई उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में रचना ने फर्श साफ किया और सुमित के लिए खाना परोसने लगी। उस घर की खाने की मेज, जिसे कभी सावित्री ने अपने हाथों से बुने हुए क्रोशिये के मेजपोश से सजाया था, आज एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुकी थी, जहां रोज 2 बूढ़े योद्धाओं को बिना हथियार के हारने के लिए छोड़ दिया जाता था। सुमित के सामने सफ़ेद चीनी मिट्टी की चमकती हुई थाली रखी गई। रसोई से ताए घी की मनमोहक खुशबू पूरे कमरे में तैरने लगी। सुमित की थाली में नरम, फूली हुई और घी से चुपड़ी हुई गरम रोटियां परोसी गईं। साथ में मटर पनीर की शानदार सब्जी, कटा हुआ सलाद और बूंदी का रायता था। सुमित अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए बड़े आराम से स्वाद लेकर एक
एक निवाला खा रहा था। और फिर रचना ने एक पुरानी मुनी हुई स्टील की थाली रामनाथ और सावित्री के सामने मेज पर ऐसे पटकी जैसे किसी सड़क के भिखारी के सामने झूठा खाना फेंका जाता है। थाली के मेज पर टकराने की वह झन की आवाज रामनाथ के आत्मसम्मान को किसी हथौड़े की तरह कुचल गई। उस थाली में 3 रोटियां थीं। वे रोटियां कल रात की बची हुई थीं, जिन्हें फ्रिज में रखकर और भी करक कर दिया गया था। रोटियों के किनारे सूख कर पापड़ जैसे हो गए थे और सब्जी के नाम पर एक छोटी सी कटोरी में पानी जैसी पतली दाल थी, जिसमें दाल के दाने ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। न कोई चम्मच, न पानी का गिलास। रामनाथ ने उस रूखे सूखे खाने को देखा। उनके पेट में भूख की आग तो थी, लेकिन गले में जैसे एक बड़ा सा पत्थर अटक गया था। उन्होंने अपने कांपते हुए झुर्रियों भरे हाथों से उस सूखी रोटी का एक टुक्का तोड़ने की कोशिश की। रोटी इतनी ककक थी कि उसे तोड़ने में उनकी उंगलियों की नसें तन गईं। उन्होंने वह निवाला अपने मुंह में रखा। रामनाथ के मुंह में अब बहुत कम दांत बचे थे। उनके मसूसे कमजोर थे। जैसे ही उन्होंने उस सूखी और ठंडी रोटी को चबाने की कोशिश की, उनके मसूसों में एक भयानक टीस उठी। दर्द के मारे उनकी आंखें छलक आईं। वह निवाला न तो चबाया जा रहा था और न ही निगला जा रहा था। वे उस बेस्वाद ककक निवाले को मुंह में रखकर बस आंसुओं के साथ उसे नरम करने की असफल कोशिश कर रहे थे। सावित्री से अपने पति की यह दुर्दशा नहीं देखी गई। उसने रोटी के टुकड़े को उस पतली दाल में डुबोकर नरम करने की कोशिश की, लेकिन दाल बर्फ की तरह ठंडी थी। भूख और मसूसों के दर्द से हारकर रामनाथ के मुंह से एक धीमी, लाचार सी आवाज निकली, बहू, यह रोटी बहुत कड़क है बेटी, मसूसों में चुभ रही है। क्या क्या एक ताज़ी रोटी मिल सकती है, या इसे थोड़ा सेंक दोगी? यह वाक्य रामनाथ ने नहीं, बल्कि उनकी बेबस भूख ने कहा था। लेकिन यह सुनते ही रचना ने जो तांडव शुरू किया, उसने घर की दीवारों को भी शर्मसार कर दिया। ताज़ी रोटी? क्या यह कोई 5 स्टार होटल है और मैं आपकी नौकरानी? रचना हाथ नचाते हुए चीखी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा काम ही क्या है आपका? न कोई मेहनत, न कोई पसीना, फिर भी नवाबों जैसे शौक चाहिए। जितना पैसा सुमित कमाता है, उसका आधा तो आपकी इन रोज की बीमारियों और दवाइयों में फूंक जाता है। अब क्या आपको मैं अपने हाथों से ताज़े पकवान बनाकर खिलाऊं? रचना के होठों से निकलते शब्द किसी जहरीले बाण की तरह रामनाथ की छाती में धंस रहे थे। वह आगे बोली, देख रहे हो सुमित, इस उम्र में भी इनकी खुराक और जबान कम नहीं होती। कब तक हम इन दोनों को अपनी छाती पर बोझ बनाकर ढोते रहेंगे? भगवान के लिए हमारी जिंदगी नरक मत बनाइए। जो रूखा सूखा मिल रहा है, चुपचाप खाइए और अपने कमरे में जाकर पड़ जाइए। मुफ्त की रोटियां और बोझ। ये शब्द सुनते ही रामनाथ ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उनके मुंह में मौजूद वह आधा चबाया हुआ निवाला जहर बन चुका था। उन्होंने धीरे से उसे बाहर निकाला और थाली में रख दिया। उनके गालों पर 2 मोटे आंसू लुढ़क कर उस सूखी रोटी पर गिर पड़े। सावित्री का पूरा शरीर अपमान से सुन्न पड़ गया था। उसे याद आया कि कैसे इसी सुमित के लिए वह खुद कई रातें भूखी सोई थी, ताकि उसका बेटा दूध पीकर सो सके। क्या उस दूध की कीमत यह बासी रोटी और ये गालियां थीं? सावित्री से अब यह तिरस्कार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी नम और कातर आंखों से सुमित की तरफ देखा। सुमित, उसका अपना खून, उसका लाडला बेटा। सावित्री की आंखों में एक दर्द भरी पुकार थी। वह कोई युद्ध नहीं चाहती थी, बस इतनी सी उम्मीद थी कि उसका बेटा अपनी पत्नी से कम इतना तो कहेगा कि रचना, पिताजी के दांत नहीं है, उन्हें एक नरम रोटी दे दो। ऐसे मत बोलो। एक माँ का दिल आखिरी बार अपने बेटे में एक इंसान को तलाश रहा था। सुमित ने अपनी माँ की उन भीगती और याचना करती आंखों को देखा। उसने अपना मोबाइल मेज पर उलटा करके रखा, सावित्री के दिल की याचना करती आंखों को देखा। धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि सुमित अब उठेगा और अपने पिता के आंसू पोंछेगा। लेकिन सुमित ने जो किया और जो कहा, उसने सावित्री के बचे खुचे मातृत्व की भी हत्या कर दी। सुमित ने एक गहरी झुंझलाहट भरी सांस ली।
अपने माथे पर हाथ फेरा और एक बेहद ठंडी, निर्मम आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, तुम लोगों को रोज खाने के समय यह नौटंकी करने की क्या बीमारी है? रचना सुबह से शाम तक काम करके थक जाती है और तुम लोग उसकी जान खाते रहते हो। अगर पिताजी के दांत नहीं हैं, तो उस रोटी को पानी में भिगोकर क्यों नहीं खा लेते? हर बात का तमाशा बनाना जरूरी है क्या? मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इतना कहकर सुमित ने अपनी भरी हुई थाली को एक तरफ सरकाया, गुस्से से कुर्सी को पीछे धकेला और अपने कमरे की तरफ पैर पटकता हुआ चला गया। रचना ने एक विजयी मुस्कान के साथ अपने ससुर को देखा और रसोई की बत्तियां बुझा दीं। मेज पर पसरे उस घुप अंधेरे में सावित्री और रामनाथ बुत बनकर बैठे थे। सुमित के वे शब्द पानी में भिगोकर क्यों नहीं खा लेते, सावित्री के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका बेटा सुमित बहुत पहले ही मर चुका था। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ था। वह सुमित के कमरे का नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद का दरवाज़ा था। उस रात रामनाथ ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। वे बिना कुछ खाए, लाठी टेकते हुए उस अंधेरे सीलन भरे कमरे में चले गए। सावित्री उनके पीछे पीछे गई, लेकिन वह रात कोई आम रात नहीं थी। अपमान का यह जहर रामनाथ के शरीर में कुछ ऐसा कर रहा था जो आधी रात के बाद एक भयानक तूफान लेकर आने वाला था। कमरे के उस सन्नाटे में रामनाथ की सांसें अचानक बहुत तेज और अजीब तरीके से बजने लगी थीं। दिसंबर की वह रात किसी कालकोठरी से भी अधिक खौफनाक और ठंडी थी। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन आशीर्वाद नाम के उस घर के सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में एक ऐसा तूफान करवट ले रहा था जो रिश्तों की बुनियाद को जड़ से उखाड़ने वाला था। अपमान और भूख से टूटे हुए रामनाथ अपनी पुरानी खुरदरी चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने रात के खाने की उस घटना के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था। उनकी आंखें छत की उस दरार को घूर रही थीं, जहां से सीलन का पानी रिस कर दीवार को बदरंग कर रहा था। उनका शरीर तो उस पतली सी रजाई में ठिठुर ही रहा था, लेकिन उनकी आत्मा सुमित के उन बर्फ से भी ठंडे शब्दों से जम चुकी थी। पानी में भिगोकर क्यों नहीं खा लेते? सावित्री पास ही जमीन पर एक पुरानी दरी बिछाकर बैठी थी। वह जानती थी कि उसके पति का मौन किसी बहुत बड़े दर्द का संकेत है। उम्र के इस पड़ाव पर जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ सहारा तो दूर, उन्हें हर दिन अपने ही वजूद के लिए माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। रात के लगभग 2 बजे का समय था। बाहर सर्द हवाएं खिड़कियों से टकराकर डरावनी आवाज़ें कर रही थीं। अचानक उस घुप अंधेरे कमरे में रामनाथ की सांसों की लय टूटने लगी। उनकी छाती से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी पुरानी मशीन के पुर्जे बिना तेल के आपस में रगड़ खा रहे हों। सावित्री की तंद्रा अचानक टूटी। उसने घबराकर रामनाथ की तरफ देखा। रामनाथ अपने दोनों हाथों से अपने गले को जकसे हुए थे। वे हवा के एक घूंट के लिए ऐसे तड़प रहे थे जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकालकर सूखी जमीन पर फेंक दिया गया हो। उनकी आंखें बाहर की ओर निकल आई थीं और उनके मुंह से फेन जैसी लार रिसने लगी थी। यह अस्थमा का एक बेहद गंभीर और जानलेवा दौरा था, जिसे दिन भर के मानसिक तनाव, सदमे और रात की उस जमा देने वाली ठंड ने और भी भक्का दिया था। सुनते हो? क्या हो रहा है आपको? आंखें खोलिए, सावित्री बदहवास होकर चिल्लाई। उसने तुरंत रामनाथ के सिरहाने रखा, उनका इन्हेलर उठाया और उनके मुंह में लगाकर पंप किया, लेकिन इन्हेलर खाली था। कल ही रामनाथ ने सुमित से कहा था कि उनकी दवाई खत्म हो गई है, लेते आना, लेकिन सुमित भूल गया था। रामनाथ का शरीर अब नीला पड़ने लगा था। वे सांस अंदर खींचने की कोशिश करते, लेकिन उनके फेफड़े हवा को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनकी पसलियां धौंकनी की तरह तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। सावित्री के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह समझ गई कि अगर अगले 15 मिनट में रामनाथ को अस्पताल नहीं ले जाया गया या उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, तो यह रात उनकी आखिरी रात होगी। मैं अभी सुमित को बुलाती हूँ।
आप हिम्मत मत हारिए, मैं अभी सुमित को लाती हूँ। सावित्री रोते हुए उठी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। नंगे पैर उस कंकतहार ठंड में वह स्टोर रूम से बाहर निकली। फर्श इतना ठंडा था कि हर कदम पर उसके पैरों में सुइयां सी चुभ रही थीं। लेकिन एक पत्नी की घबराहट के सामने वह ठंड कुछ भी नहीं थी। वह लड़खड़ाते हुए, हाँफते हुए पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने सुमित के बेडरूम के दरवाजे को देखा। अंदर से रूम हीटर की हल्की सी लाल रोशनी दरवाजे के नीचे से छनकर बाहर आ रही थी। कमरा अंदर से कितना गर्म और आरामदायक होगा, इसका अंदाज़ा बाहर खड़े रहकर ही लगाया जा सकता था। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रामनाथ की उखड़ती सांसों की आवाज़ नीचे से उस तक पहुंच रही थी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। सावित्री ने अब दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। सुमित, बेटा सुमित, जल्दी दरवाज़ा खोल, तेरे बाबूजी की जान जा रही है, उन्हें सांस नहीं आ रही बेटा, जल्दी उठ। सावित्री की आवाज़ में एक माँ की रुलाई और एक पत्नी की चीख दोनों शामिल थीं। कुछ पलों के बाद अंदर से किसी के उठने की आहट हुई। फिर रचना की तीखी और नींद में डूबी हुई आवाज़ आई, हे भगवान, अब इस आधी रात को क्या मुसीबत आ गई? क्या इस घर में इंसान शांति से सो भी नहीं सकता? दिन भर तमाशा, रात भर तमाशा। बेटा रचना, प्लीज़ सुमित को जगा दे। बाबूजी का शरीर नीला पड़ रहा है, उनका पंप खाली है। अस्पताल ले जाना पड़ेगा बेटा, वरना वो नहीं बचेंगे। मेरे लाल, जल्दी दरवाज़ा खोल दे। सावित्री गिड़गिड़ाई। वह दरवाजे की चौखट पर माथा टेक कर रोने लगी। तभी अंदर से सुमित की दबी हुई, आलस और झुंझलाहट से भरी आवाज़ आई, माँ, क्यों आधी रात को ड्रामा कर रही हो? ठंड का मौसम है, हो गई होगी थोड़ी सांस ऊपर नीचे, गर्म पानी पिला दो या छाती पर विक्स मल दो। सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे, अब सोने दो। सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है और मेरी नींद खराब मत करो। सावित्री के कानों पर जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। गर्म पानी पिला दो, सुबह देखेंगे। क्या यह उसी सुमित की आवाज़ थी? अचानक सावित्री की आंखों के सामने 25 साल पुराना एक दृश्य कौंध गया। सुमित तब सिर्फ 7 साल का था। उसे रात में तेज बुखार चाह गया था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा था। तब इसी रामनाथ ने अपने बीमार बेटे को पीठ पर लादा था और बिना छाते के, नंगे पैर, उस बाँझ जैसे हालात में 4 किलोमीटर दूर डॉक्टर के घर तक दौड़ लगाई थी। रामनाथ के पैरों में कांच चुभ गया था, खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर रखा था। उस रात रामनाथ ने अस्पताल के फर्श पर बैठकर सारी रात भगवान से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी थी। और आज वही बेटा, जिसे उन्होंने अपना खून देकर पाला था, कह रहा था कि सुबह देखेंगे, मेरी नींद खराब मत करो। एक मोटे सागवान के दरवाजे ने आज रिश्तों की औकात तय कर दी थी। सावित्री ने एक बार फिर दरवाजे पर हाथ मारा। सुमित, वो मर जाएंगे। बेटा, दरवाज़ा तो खोल। माँ, मैंने कहा ना, सुबह देखेंगे। बार बार दरवाज़ा पीटकर रचना को परेशान मत करो। जाओ नीचे। सुमित की कगक और क्रूर आवाज़ आई। उसके बाद अंदर से बत्ती बुझने की क्लिक सी आवाज़ आई और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। सावित्री का हाथ दरवाजे पर ही रुक गया। खून के सफ़ेद होने का मुहावरा उसने हमेशा किताबों में पढ़ा था। आज उसने उसे उस बंद दरवाजे के पीछे जी उठते देखा था। उसके आंसुओं की धार अचानक रुक गई। उसके अंदर एक अजीब सा सूनापन छा गया। यह सूनापन रामनाथ की बीमारी का नहीं था, यह उस सुमित की मौत का सूनापन था, जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में और 25 साल अपने दिल में रखा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर वापस उस कालकोठरी स्टोर रूम में आ गई। रामनाथ अब बिस्तर से नीचे ज़मीन पर गिर चुके थे। वे छटपटा रहे थे, उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सावित्री उनके पास ज़मीन पर बैठ गई। उसने कोई चीख पुकार नहीं की। उसने रामनाथ के सिर को अपनी गोद में रखा। उसने अपने खुरदरे, फटे हुए हाथों से रामनाथ की ठंडी पड़ चुकी छाती को सहलाना शुरू किया।
उसने सरसों का तेल निकाला और उसे अपनी हथेलियों पर रगड़ कर गर्म किया। फिर पूरी रात रामनाथ के सीने और पैरों के तलवों पर मालिश करती रही। वह अपनी सांसों की गर्मी उनके मुंह में फूंकने की कोशिश करती रही। वह रात सावित्री के जीवन की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात थी। वह हर पल अपने पति को मौत के मुंह में जाते हुए देखा और ऊपर उसका अपना खून मीठे सपनों की नींद सो रहा था। वह एक ऐसा युद्ध था जहां सावित्री अकेली मौत से लड़ रही थी, बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने आंसुओं और अपने कांपते हाथों की मालिश के सहारे। धीरे धीरे रात कटने लगी। सुबह के 4 बजे के करीब, शायद किसी चमत्कार से या सावित्री की उस अमानवीय मेहनत से, रामनाथ की उखड़ती हुई सांसें थोड़ी स्थिर होने लगीं। उनके गले की वो भयानक घरघराहट कम हो गई। उनका शरीर जो नीला पड़ गया था, वह वापस अपनी रंगत में आने लगा। थकावट और दर्द के कारण रामनाथ बेहोशी जैसी नींद में चले गए। सावित्री वैसे ही जमीन पर बैठी रही। रामनाथ का सिर अभी भी उसकी गोद में था। खिड़की से सुबह की पहली किरण उस सीलन भरे कमरे में दाखिल हुई। सावित्री ने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। ऊपर से नल चलने की और सुमित के जागने की आहट आने लगी थी। सावित्री ने रामनाथ के पीले और थके हुए चेहरे को देखा। वो बच गए थे। लेकिन सावित्री जानती थी कि आज रात जो हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर था। अगली बार मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तभी सावित्री की आंखों में एक अजीब सी चमक लौटी। यह चमक आंसुओं की नहीं थी। यह एक ऐसे खौफनाक और कठोर फैसले की चमक थी जिसने उसके अंदर की मां को हमेशा के लिए मार दिया था। उसने धीरे से रामनाथ का सिर तकिए पर रखा। वह उठी और उस पुराने लोहे के संदूक की तरफ गई जिसे वह अपने मायके से लेकर आई थी। उस संदूक में एक ऐसा सच छिपा था जिसे सुमित और रचना नहीं जानते थे। एक ऐसा कागज जो अब तक सावित्री ने रामनाथ के कहने पर दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन कल रात उस बंद दरवाजे ने सावित्री को वह कागज बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया था। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन देने के लिए एक ऐसा जख्म था जो सुमित और रचना को उम्र भर रिसने वाला था। रात के उस खौफनाक तूफान के बाद अगली सुबह की धूप ने आशीर्वाद भवन के बाहरी हिस्से को तो रोशन कर दिया था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे बने उस घुटन भरे स्टोर रूम में अब हमेशा के लिए एक भयानक अंधेरा छा चुका था। सावित्री की आंखों का पानी सूख चुका था। रात भर मौत से लड़ने के बाद रामनाथ की सांसें अब कुछ हद तक सामान्य थीं, लेकिन उनकी आंखों में झांकने पर ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर का इंसान कल रात ही दम तोड़ चुका है। वे एक जिंदा लाश की तरह अपनी खुरदरी चारपाई पर लेटे हुए थे। सुबह के करीब 8 बजे ऊपर से सुमित के कदमों की आहट आई। वह सीढ़ियां उतर रहा था। सावित्री को लगा कि शायद रात की घटना का उसे कोई पछतावा होगा। शायद वह अपने पिता का हाल पूछने आएगा। लेकिन सुमित स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर ही रुक गया। उसने अंदर झांकने की भी जहमत नहीं उठाई। बाहर से ही अपने जूतों के फीते बांधते हुए उसने एक बेहद रूखी और कामचलाऊ आवाज में पूछा, माँ, पिताजी की वो खांसी वांसी अब ठीक है ना? मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं है, बस ठंड लग गई होगी। रात में खामखां तुम लोग इतना शोर मचा रहे थे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, रचना से कहना कि शाम को मेरे बॉस मिस्टर खन्ना और कुछ सीनियर कलीग्स घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। मेरी प्रमोशन की बात चल रही है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना कहकर सुमित बाहर निकल गया। उसकी गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और सावित्री बुत बनकर बस उस खाली चौखट को देखती रह गई। बाबूजी की खांसी वांसी, जिन सांसों के लिए कल रात रामनाथ तड़पकर मौत के मुहाने तक पहुंच गए थे, वो सुमित के लिए सिर्फ एक खांसी थी जिससे उसकी नींद खराब हुई थी। सावित्री ने एक लंबी और सर्द सांस ली। उसने पलटकर रामनाथ को देखा, जिनकी खुली आंखें छत को घूर रही थीं। उन्होंने सब सुन लिया था, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। कोई शिकायत नहीं, सब सुन लिया था, कोई आंसू नहीं। यह वह सन्नाटा था जो किसी बहुत बड़े विनाश से ठीक पहले छाता है। दोपहर होते होते घर में सरगर्मी तेज हो गई। रचना ने पूरे घर को चमकाना शुरू कर दिया।
महंगे कालीन बिछाए गए। ड्राइंग रूम में ताज़े फूल सजाए गए। रसोई से शाही पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता और पुलाव की ऐसी मनमोहक खुशबू उठ रही थी कि किसी का भी पेट भर जाए। सुमित के बॉस आ रहे थे, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। शाम के करीब 5 बजे रचना तेज कदमों से चलती हुई स्टोर रूम में आई। उसके हाथ में एक महंगा रूम फ्रेशनर था, जिसे उसने आते ही कमरे में चारों तरफ छिड़क दिया, जैसे रामनाथ और सावित्री के शरीर से कोई बदबू आ रही हो। सुनिए, रचना ने एक चेतावनी भरे लहजे में कहा, आज शाम को सुमित के बॉस और उनकी पत्नी आ रहे हैं। सुमित के प्रमोशन का सवाल है। बहुत हाई क्लास लोग हैं वो, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक मेहमान घर में रहें, आप लोग इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। रचना की नज़र रामनाथ के मैले और फटे हुए कुर्ते पर गई। उसने नाक सिकोड़ते हुए आगे कहा, और बाबूजी, खास तौर पर आपसे कह रही हूँ, अपनी उस खांसी को थोड़ा रोक कर रखिएगा। अगर ड्राइंग रूम तक खांसने की आवाज़ आई तो हमारा बड़ा अपमान होगा। उन्हें क्या लगेगा कि हमने घर में कैसा माहौल बना रखा है। आपके ये फटे पुराने कपड़े और ये बीमार शक्ल देखकर हमारा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ अंदर ही रहिएगा। मेहमानों के जाने के बाद मैं खाना यहीं भिजवा दूंगी। रचना के ये शब्द किसी धारदार चाकू की तरह रामनाथ के बचे खुचे आत्मसम्मान को रेत रहे थे। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज उसी घर में उन्हें एक गंदगी और कलंक की तरह छुपाया जा रहा था। उनका ही बेटा उनकी शक्ल अपने दोस्तों को दिखाने में शर्मिंदा था। रामनाथ ने बिना कुछ कहे बस धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं और अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया। सावित्री ने भी रचना को कोई जवाब नहीं दिया। रचना एक विजयी मुस्कान के साथ बाहर चली गई और बाहर से स्टोर रूम की कुंडी लगा दी। हाँ, उसने कुंडी लगा दी थी ताकि गलती से भी ये बूझे माता पिता बाहर आकर उनके झूठे रुतबे की पोल न खोल दें। रात के 8 बजे मेहमानों का आना शुरू हुआ। सीढ़ियों के नीचे उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में बंद रामनाथ और सावित्री सुन सकते थे कि कैसे सुमित और रचना बेहद मीठी, बनावटी और चापलूसी भरी आवाज में मिस्टर खन्ना का स्वागत कर रहे थे। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है। हमारा तो अहोभाग्य है कि आप हमारे इस छोटे से गरीब खाने में पधारे। सुमित की आवाज़ में चाशनी घुली हुई थी। अरे वाह सुमित, घर तो तुमने बहुत शानदार बनाया है और सजावट भी लाजवाब है। बॉस की भारी आवाज़ गूंजी। सब आपकी कृपा है सर, सुमित हंसते हुए बोला। नीचे कमरे में रामनाथ की सूखी और कमजोर उंगलियां अपनी चारपाई की चादर को कसकर जकसे हुए थीं। उनका घर, जिस आदमी ने इस घर की एक एक ईंट जोड़ने के लिए 25 साल तक फटे जूते पहने, वो आज एक अंधेरे कोने में कैद था और उसका बेटा उस घर को अपनी मेहनत बता रहा था। पार्टी शुरू हुई। शराब के जाम टकराने की आवाज़ें, ठहाके और अंग्रेजी गानों की हल्की धुन कमरे तक पहुंच रही थी। रसोई से आ रही लजीज पकवानों की खुशबू ने स्टोर रूम की हवा को भारी कर दिया था। रामनाथ ने कल रात से कुछ नहीं खाया था। बीमारी और भूख के कारण उनका पेट पीठ से लग गया था। उनके पेट में मरौ उठ रही थी, लेकिन वे अपनी भूख को पानी पीकर शांत कर रहे थे। सावित्री उनके पास बैठी उनके हाथों को सहला रही थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। शब्द अब उनके बीच से खत्म हो चुके थे। रात के 11:30 बज चुके थे। मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। थैंक यू सुमित, खाना बहुत ही शानदार था, किसी महिला की आवाज़ आई। फिर कार के दरवाजे बंद होने और इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ें आईं। अंततः घर में फिर से सन्नाटा छा गया। रामनाथ और सावित्री की भूखी आंखें अब दरवाजे की तरफ टिकी थीं। रात के 12 बज चुके थे। अचानक दरवाजे की कुंडी खुली। रचना अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान और चिचिचिहाट थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी स्टील की थाली थी। उसने बिना कुछ कहे वह थाली रामनाथ की चारपाई के पास रखी, एक छोटी सी स्टूल पर धम्म से रख दी। जल्दी खा लीजिए, मुझे रसोई सा करके बर्तन भी मांजने हैं। वैसे ही आज कमर टूटी जा रही है। इतना कहकर रचना बिना उनकी तरफ देखे ते कदमों से बाहर निकल गई।
सावित्री उठी। उसने कमरे का वह इकलौता पीला और मध्यम बल्ब जलाया जो सालों से उस कमरे में टंगा था। जैसे ही उस पीले बल्ब की रोशनी उस थाली पर पड़ी, सावित्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वह कोई सामान्य थाली नहीं थी। उस थाली में 2 मेहमानों की जूठी प्लेटों का बचा कुचा कचरा इकट्ठा करके रख दिया गया था। नान के ऐसे टुकड़े थे जिन्हें किसी ने अपने दांतों से आधा चबाकर छोड़ दिया था। दाल मखनी और शाही पनीर को एक साथ ऐसे मिला दिया गया था जैसे किसी जानवर को चारा परोसा गया हो। और सबसे घिनौनी बात, उसी जूठी सब्जी के बीच में एक आधा खाया हुआ और चम्मच से कटा हुआ गुलाब जामुन पड़ा था, जिसकी चाशनी सब्जी के तेल में मिलकर एक अजीब सा विभत्स दृश्य बना रही थी। यह बासी खाना नहीं था, यह जूठन थी, मेहमानों के मुंह से निकली हुई जूठन। सावित्री के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बढ़ा तिरस्कार कभी नहीं देखा था। जो रामनाथ कभी अपने घर आए किसी अजनबी को भी बिना तहा खाना खिलाए वापस नहीं जाने देते थे, आज उनके ही बेटे ने उन्हें अपना स्टेटस बचाने के लिए दूसरों की जूठन परोस दी थी। रामनाथ ने भी उस थाली को देखा। उनकी आंखों में पल भर के लिए एक दर्दनाक चमक आई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर उस झूठे नान के टुकड़े को छुआ जिस पर किसी अजनबी के दांतों के निशान थे। फिर उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बार रामनाथ रोए नहीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और ठंडी मुस्कान तैर गई जिसे देखकर सावित्री भी एक पल के लिए सिहर उठी। वह एक पिता की मुस्कान नहीं थी, वह एक ऐसे इंसान की मुस्कान थी जिसका सब कुछ लुट चुका था और अब उसके पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा था। सावित्री। रामनाथ की आवाज़ बिल्कुल शांत और सपाट थी। उसमें कोई कंपन नहीं था। इस घर का कर्ज हमने चुका दिया। अब ये जूठन मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। इसे बाहर फेंक दो। सावित्री ने बिना एक शब्द कहे वह थाली उठाई और चुपचाप कमरे के बाहर रखे कूड़दान में उलट दी। वह वापस आई और उसने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा ली। कमरे में अब एक गहरी कब्र जैसी शांति थी। सावित्री ने रामनाथ की तरफ देखा और रामनाथ ने अपनी पलकें झुकाकर एक मूक स्वीकृति दे दी। सावित्री उठी और उस पुराने लोहे के संदूक के पास गई जिसके बारे में उसने सुबह सोचा था। उसने संदूक का पुराना जंग लगा ताला खोला। अंदर से उसने एक मटमैले रंग का कपड़े का बंडल निकाला। उस बंडल में आशीर्वाद भवन के असली और मूल कागजात थे। वह रजिस्ट्री जो रामनाथ के नाम पर थी और जिस पर तक सुमित का नाम नहीं चजा था, क्योंकि सुमित हमेशा सोचता था कि पिताजी के बाद तो सब उसी का है। लेकिन उन कागजात के साथ एक और चीज़ थी, एक मोटा सा स्टाम्प पेपर जिसे रामनाथ ने 3 साल पहले तैयार करवाया था, लेकिन एक पिता के मोह ने कभी उस पर हस्ताक्षर करने की इजाज़त नहीं दी थी। वह एक वसीयत थी। सावित्री ने वह स्टाम्प पेपर और एक कलम रामनाथ के हाथों में रख दी। रामनाथ ने बिना 1 सेकंड की देरी किए अपने कांपते हाथों को स्थिर किया और उस कागज के नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद सावित्री ने भी अपने हस्ताक्षर किए। उस वसीयत के अनुसार आशीर्वाद भवन और रामनाथ की सारी जमा पूंजी अब शहर के सबसे बड़े अनाथालय के नाम हो चुकी थी। सुमित के नाम पर एक तिनका भी नहीं छोड़ा गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सावित्री ने संदूक के सबसे निचले हिस्से में हाथ डाला। वहाँ एक छोटी सी पुरानी लाल रंग की डिब्बी रखी थी। उसने वह डिब्बी बाहर निकाली। रामनाथ ने उस डिब्बी को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया। उन्होंने सावित्री का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। यह एक विदाई थी उस घर से, उन झूठे रिश्तों से और उस जूठन भरे अपमान से। रात के 2 बज रहे थे। ऊपर की मंजिल पर सुमित और रचना अपने प्रमोशन और अपनी कामयाबी के मीठे सपनों में खोए हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीढ़ियों के नीचे वाले उस अंधेरे कमरे में 2 बूढ़ी आत्माओं ने अपनी आज़ादी का सबसे भयानक और स्तब्ध कर देने वाला रास्ता चुन लिया था।
अगली सुबह की शुरुआत आशीर्वाद भवन में आम दिनों की तरह ही हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों के महंगे पर्दों से छनकर सुमित और रचना के आलीशान बेडरूम में पड़ रही थीं। रात की शानदार दावत और अधिकारियों से मिली झूठी तारीफों के नशे में सुमित देर तक सोता रहा। सुबह के 9 बज चुके थे। घर में एक अजीब सी चुभने वाली शांति पसरी हुई थी। वह खट्टर पट्टर, वह दबी हुई खांसने की आवाज जो रोज सुबह सीढ़ियों के नीचे वाले स्टोर रूम से आती थी, आज बिल्कुल गायब थी। रचना उठी और उबासी लेते हुए रसोई की तरफ गई। उसने अपने और सुमित के लिए ताज़ी इलायची वाली चाय बनाई। गैस बंद करते ही उसे याद आया कि रात की वह जूठन वाली थाली अभी भी स्टोर रूम में ही होगी। हे भगवान, इन बुढ़ियों ने आज सुबह से आवाज़ भी नहीं लगाई। वो झूठी थाली वहीं ससा रहे होंगे। अब मुझे ही जाकर वो कचरा उठाना पड़ेगा। झल्लाहट में बड़बड़ाते हुए रचना ने चाय के कप ट्रे में रखे और सीढ़ियों के नीचे वाले उस अंधेरे सीलन भरे कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस हल्का सा भिड़ा हुआ था। रचना ने अपने पैर से दरवाजे को धक्का दिया। बाबूजी, कितनी बार कहा है कि सुबह उठकर दरवाजा, लेकिन उसके तीखे शब्द उसके गले में ही घुट गए। कमरे का नजारा देखकर रचना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथों से चाय की ट्रे छूटकर मीन पर गिरी और चीनी मिट्टी के कप चकनाचूर हो गए। उसके मुंह से एक बेतहाशा खौफनाक चीख निकली जिसने ऊपर सो रहे सुमित को बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दिया। सुमित, सुमित, जल्दी नीचे आओ। सुमित भागता हुआ सीढ़ियां फांदता हुआ नीचे आया। क्या हुआ रचना, चिल्ला क्यों रही हो? लेकिन जैसे ही सुमित ने स्टोर रूम के अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। रामनाथ और सावित्री अपनी उसी पुरानी खुरदरी चारपाई पर लेटे हुए थे। सावित्री का सिर 65 वर्षीय रामनाथ के कंधे पर रखा था और दोनों के कमजोर झुर्रियों भरे हाथ एक दूसरे की उंगलियों में कसकर गुंथे हुए थे। उनके चेहरों पर एक ऐसी गहरी, अभेद्य और सुकून भरी शांति थी जो पिछले कई सालों से इस घर से नदारद थी। रात के उस झूठे खाने की थाली बाहर कूड़ेदान में पड़ी थी और रामनाथ की चारपाई के पास रखी छोटी तिपाई पर वह पुरानी लाल डिब्बी खाली पड़ी थी। एक ऐसा तेरा सहर जिसे शायद उन्होंने सालों पहले किसी ऐसे ही दिन के लिए सहेज कर रखा था। वे दोनों इस दुनिया से जा चुके थे, हमेशा के लिए, बिना किसी से शिकायत किए, भूखे पेट, लेकिन अपना आत्मसम्मान वापस ओर कर। सुमित के पैर कांपने लगे। वह लड़खड़ाता हुआ चारपाई के पास गया। माँ, पिताजी। उसकी आवाज में पहली बार वह दर्द और कंपन था जो सालों पहले उसके अंदर मर चुका था। उसने अपने पिता के पैर छुए। वे पत्थर की तरह ठंडे हो चुके थे। तभी सुमित की नज़र रामनाथ के तकिए के पास रखे उन कागजात पर पड़ी। वह आशीर्वाद भवन की मूल रजिस्ट्री और वह स्टाम्प पेपर था जिस पर दोनों के हस्ताक्षर थे। सुमित ने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया। वसीयत स्पष्ट थी, यह घर, बैंक का सारा पैसा, सब कुछ शहर के सबसे बड़े अनाथालय के नाम कर दिया गया था। सुमित के लिए एक फूटी कौड़ी, एक तिनका भी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन उस कानूनी वसीयत के ठीक नीचे एक पुरानी कॉपी का पन्ना रखा था जिस पर रामनाथ की कांपती हुई लिखावट में चंद लाइनें लिखी थीं। वह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, वह एक पिता की आत्मा का आखिरी रुदन था। सुमित की आंसुओं से धुंधली होती आंखों ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। सुमित, मेरे बच्चे, हमने तुम्हें जन्म दिया, पर शायद तुम्हारे अंदर के इंसान को जन्म नहीं दे पाए। कल रात तुम्हारे मेहमानों की जूठन देखकर हमें एहसास हुआ कि इस बड़े से घर में असली अनाथ हम ही थे। तुमने जो हमें 2 वक्त की रोटियां दीं, वो अक्सर हमारे गले में अटकती थीं। सूखी और बासी रोटियां चबाते हुए मसूथों से खून निकल आता था, लेकिन फिर भी हम खाते थे क्योंकि हमें लगता था कि हमारा बेटा हमें खिला रहा है। पर जब निवालों की कीमत अपना आत्मसम्मान गिरवी रखकर चुकानी पड़े तो मौत उस बासी रोटी से कई गुना मीठी लगने लगती है। हम ये घर अनाथालय को दे रहे हैं ताकि उन बेसहारा बच्चों को कभी अनाथ होने का वो दर्द महसूस न हो जो हमने अपने ही घर में, अपने ही बेटे के सामने झेला है। हमारे जाने के बाद किसी पंडित को मत बुलाना,
दुनिया को दिखाने के लिए कोई मृत्युभोज मत करवाना। हमारी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम किसी भूखे इंसान को सम्मान के साथ ताहा और गर्म खाना खिलाओगे। तुम खुश रहना मेरे लाल। बस अब हमें कभी आवाज़ मत देना, क्योंकि अब हम तुम्हारी सुख शांति में खलल डालने के लिए कभी नहीं खांसेंगे। तुम्हारे बाबूजी और माँ। पत्र सुमित के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं जमीन पर अपने मृत माता पिता के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने उस घर की दीवारों को भी रुला दिया होगा। माँ, बाबूजी, मुझे माँ कर दो। उठ जाओ बाबूजी, मैं खुद अपने हाथों से ताही रोटी खिलाऊंगा आपको। दरवाज़ा खोल दो माँ। सुमित पागलों की तरह रामनाथ की ठंडी छाती से लिपट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बंद दरवाजे अब कभी नहीं खुलने वाले थे। रचना वहीं चौखट पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसके गालों पर पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू अब किसी काम के नहीं थे। पदोन्नति, रुतबा, अधिकारी, पैसा, झूठी शान, सब कुछ उस एक कागज के टुकड़े के सामने राख हो चुका था। जिस घर को सुमित अपनी जागीर समझता था, आज वह उसमें एक अजनबी और बेघर इंसान था। रामनाथ और सावित्री जा चुके थे। अपने पीछे कोई संपत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा अंतहीन अपराधबोध छोड़ गए थे जिसकी आग में सुमित और रचना को ताउम्र जलना था। अपमान की वे बासी रोटियां और वे हैरीले ताने आज सुमित के ही गले की फांस बन गए थे। उसे अब समझ आ रहा था कि आत्मा की हत्या का कोई कानूनी केस नहीं होता, लेकिन उसकी सज़ा उम्र भर की खामोश चीखों और आंसुओं के रूप में मिलती है। आशीर्वाद भवन आज सच में एक अनाथालय बन चुका था, और उसके सबसे बड़े अनाथ सुमित और रचना थे, जो अब जिंदगी भर उन 2 वक्त की रोटियों का कर चुकाते रहेंगे जिसे वे कभी अपने माता पिता को ईद से नहीं खिला सके। दोस्तों, रामनाथ और सावित्री के इस खौफनाक अंत ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम अपने माता पिता को उनके आखिरी पलों में क्या दे रहे हैं। इस रुला देने वाली कहानी और समाज की इस कड़वी हकीकत के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि समाज का कोई और बेटा या बहू ऐसी भयानक गलती न करे। और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे दोस्त सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले और समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई हृदयस्पर्शी और सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।